हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके, तो अब तक हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेल के बारे में समझा था, किस तरीके से उसमें पार्टिकल होता है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, शायद आपने इमेजिन किया होगा 3D डायग्राम में किस तरीके से फुटबॉल और कार्डबोर्ड की तरह, तो आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक लेवल आगे। कल हम बात कर रहे थे यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में बार बार कह रहा था क्यूबिक यूनिट सेल, लेकिन ये बात याद रखना कि दुनिया में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल नहीं होते, क्योंकि दुनिया में 3 डायमेंशन में सिर्फ क्यूब नहीं बनता, क्यूबॉइड भी बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बनता है, रोम्बोहेड्रल भी बनता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों। इसलिए जितने भी क्रिस्टल होंगे वो अलग अलग शेप में हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में। इतना याद रखो, हम इस चैप्टर में क्यूबिक क्रिस्टल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी क्रिस्टल का थोड़ा तो इंफॉर्मेशन हमें पता हो, एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए। इसलिए हम कुछ बेसिक बात करते हैं, जैसे कि डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। डायमेंशन का मतलब कोई भी यूनिट सेल है तो उसको हम समझेंगे कैसे कि वो यूनिट सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर यूनिट सेल को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर क्यूब बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, तो क्यूब में 3 लेंथ होती है, 3 साइड हो जाएगी, तो मतलब 3 अलग अलग लेंथ हम बना सकते हैं, ए बी एंड सी, मतलब जिसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट स्पेसिंग। जो उसमें लैटिस पॉइंट होंगे, पॉइंट मतलब जो भी इसके एजेस होते हैं उसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये तो लैटिस पॉइंट तो क्लियर था लास्ट लेक्चर में। जो भी इसके एजेस है लैटिस पॉइंट होते हैं, तो लैटिस पॉइंट के जो बीच में डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट स्पेसिंग। क्या बोलेंगे उसको? लैटिस पॉइंट स्पेसिंग। जैसे कि या फिर अब हम बोलते थे लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड रहता है, तो यहाँ पे अलग अलग डायग्राम बनेंगे, अलग अलग शेप बोलेंगे, इसलिए लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं बोला है, सिर्फ लैटिस पॉइंट स्पेसिंग, जिसे हम डिनोट करेंगे ए बी से, ए बी सी। तो अगर ये इक्वल रहता है तो क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा, अलग अलग रहेगा तो क्यूबॉइड, मतलब अलग अलग आएंगे तो अलग अलग बनेंगे, ठीक है, ए बी सी के डिपेंडिंग पे। और दूसरा होता है कि इनके बीच का एंगल। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, तो ये 3 डायमेंशन, तो इसको अज्यूम करो ये हमारा, जैसे आप एक्स एक्सिस बनाते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये एक्स और वाई के बीच में अगर हम एंगल बनाते हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन के, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा एंगल। क्या बोलेंगे? अल्फा। एक्स और वाई, कैन यू इमेजिन कैसे रहेगा वो 3 डायमेंशन में? दिस, ठीक है। तो ये एक साइड है, ये एक साइड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये हो गया अल्फा, ये अल्फा। अब देखो इसको, ये ऐसा भी रहेगा, एक एक्स एक्सिस ऐसा भी रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो है वो है बीटा, इन दोनों के बीच में जो बीटा है, और कौन सा बच गया फिर? ये दोनों बच गए। ये समझ में आ रहा? ओके, एक और पेन ले लेते हैं, अब समझ में आएगा, ठीक है। ये 3 हो गए, 3 एक्सिस हो गए, 3 साइड रहेंगे इस तरीके से। 3D है ना स्ट्रक्चर, इसलिए 3D में समझना पड़ेगा। ये लेंथ रहेगा हमारा ए, ये लेंथ रहेगा बी, ये लेंथ रहेगा सी। ए और बी के बीच में जो लेंथ है, जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा का हम एक्चुअली अलग अलग हम बोल सकते हैं। देखो सबसे पहला अल्फा कौन सा है? दिस वन एंड दिस वन, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे बीटा, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा उसको बोलेंगे गैमा। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की तरह समझो कि एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा। एक्स और मतलब इसके एक्स और दिस वन जेड के बीच में जो बनेगा उसको बीटा, और जेड और वाई के बीच में जो बनेगा गैमा। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ, दोनों में सेम ही है। देखो ये अल्फा है, ये दोनों अल्फा, ये वाला ये जो बड़ा है वो बीटा, यहाँ पे गैमा कर दिया मैंने। तो ये जो बड़ा वाला एंगल रहेगा कौन सा? इन दोनों के बीच में, इन दोनों सी और ए के बीच में ये गैमा, सॉरी बीटा, और ये हो गया गैमा, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गैमा आर द 3 एंगल्स ओनली। बस एंगल ध्यान में, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एंगल्स है वो एंगल्स बिटवीन द एक्सिसेस, जो भी एक्सिस है उनके बीच में एंगल है। इतना बात समझ में आए कि क्रिस्टल यूनिट सेल रहेगा, उसको अगर हमें क्लासिफाई करना है तो अगर उसकी साइड चेंज हो गई, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, तो क्यूबिक क्रिस्टल, A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, तो कुछ और बनेगा। ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। बात समझ में आई? तो डिपेंडिंग ऑन ये 2 कंडीशन कि एंगल्स अलग होते हैं कि इक्वल होते हैं कि 90 डिग्री होता है, क्या होता है, उसके हिसाब से सी इसके डिटेल्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव में इनके डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है। बट अब हम सिर्फ बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, बोर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए इनकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। देखो कैसे, इन डिपेंडिंग ऑन स्पेसिंग एंड एंगल्स हम इन यूनिट सेल्स को अलग अलग सिस्टम में डिवाइड करते हैं।
इन यूनिट सेल्स को हम अलग अलग सिस्टम में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? उनको हम 14 ब्रेविस लैटिस में डिवाइड करते हैं। कितने? 14 लैटिस स्ट्रक्चर, ऐसे 14 स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। कितने स्ट्रक्चर में? और एक बात याद रखो, मैंने कल आपको यूनिट सेल के टाइप्स बताया था। यूनिट सेल के टाइप कितने रहते हैं? यूनिट सेल के सिर्फ 4 ही टाइप है हमारे पास। पहला टाइप कौन सा है? प्रिमिटिव, सिंपल वाला, जिसमें क्या होता है, सारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं। दूसरा क्या बताया था? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या होता है? कॉर्नर में तो होंगे और बॉडी के सेंटर में भी रहेगा। थर्ड बताया था फेस सेंटर्ड, तो उसमें कॉर्नर में भी रहेंगे और फेस के सेंटर में भी रहेंगे। और फोर्थ बताया था बेस सेंटर या फिर एज सेंटर। बेस सेंटर भी बोलते हैं उसको, या फिर एंड सेंटर भी बोलते हैं। याद रखना, बेस सेंटर या एंड सेंटर, उसमें सिर्फ 2 ही फेस पर पार्टिकल रहेंगे। कल हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो यूनिट सेल के 4 क्लासिफिकेशन है और टोटल जितने भी लैटिस आएंगे उनको 14 लैटिस बोलते हैं। और ये ब्रेविस साइंटिस्ट ने स्टडी करके बताया, इसलिए इसको 14 ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 14 ब्रेविस लैटिस। ठीक है, क्यों 14 क्यों बनते हैं बच्चों? अब क्वेश्चन आ रहा है कि 14 ही क्यों बनते हैं? तो देयर आर ओनली 14 वेज जो भी हम लैटिस पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप रंगोली बनाते हो, इस तरीके से अरेंज करके जो भी अरेंजमेंट बनेगा, ऐसे जो भी अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, ऐसे करके जो भी अरेंजमेंट बनेगी, तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट बनेगी, सिर्फ हमारे पास सिर्फ 14 वेज है। देयर आर ओनली 14 वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज इन 3 डायमेंशन। कि सिर्फ 14 तरीके हैं जिसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अरेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक के? 14, इसलिए हम कितने बोलेंगे? 14 ब्रेविस लेटर। लेकिन ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसे रहता है? कल मैंने बताया था कि अगर ये पेन सिलेंड्रिकल है तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल रहेगा वो भी सिलेंड्रिकल रहेगा। डायमंड अगर क्यूबाइडल दिख रहा है हमको, उसको बाहर से क्यूबाइडल उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो अंदर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके यूनिट सेल भी क्यूबाइडल ही रहेंगे, ऐसा बताया था। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन लैटिस, कि लैटिस कौन सा स्ट्रक्चर क्या है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा, अब ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जो भी हम ये क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा? क्यूबिक लैटिस। जैसे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसका लैटिस कैसे रहेगा? क्यूबिक रहेगा। अगर दूसरा शेप का रहता तो उसका लैटिस भी दूसरा रहेगा। अभी जैसे बताया कि अगर हमारे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्यूबिक है तो उसका लैटिस भी कैसा रहेगा? क्यूबिक। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब जो भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है क्यूबिक तो उसका लैटिस भी रहेगा क्यूबिक। अगर क्रिस्टल है क्यूबॉइड, क्रिस्टल अगर बन गया हमारा क्यूबॉइड, हमको अगर मिलता है क्यूबॉइड में, तो अगर मैं इसको जूम करके देखूंगा तो इसके अंदर छोटे छोटे क्यूबॉइड मिलेंगे हमको। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? क्यूब रहेगा तो उसके अंदर क्यूब मिलेंगे, क्यूबॉइड रहा तो उसके अंदर किसका लैटिस मिलेगा? क्यूबॉइड लैटिस। अब तो ये हमारे पास लैटिस सिस्टम कितने टाइप के हैं? तो हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल लैटिस है। कितने क्रिस्टल लैटिस है? वी आर हैविंग टोटल 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि कितने क्रिस्टल सिस्टम है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। कौन से? पहला क्यूबिक यूनिट सेल। हम पूरे चैप्टर में सिर्फ इसके बारे में ही बात करने वाले, हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हमारे चैप्टर में हम सिर्फ इसकी ही बात करते हैं, बाकी की बात नहीं करते, बट कॉम्पिटिटिव में बाकी की भी बात होती है। इसमें क्या होगा? इसकी बात करते हैं तो इसमें A = B = C होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। ये अल्फा = बीटा गैमा = 90 डिग्री, इसमें याद रखना क्यूबिक यूनिट सेल में। बाकी का अगर आपको देखना है तो कॉम्पिटिटिव के लेक्चर्स देखो, ये बोर्ड का है इसलिए बोर्ड में मैं बाकी की डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रिस्टल सिस्टम कौन से? 7 टाइप के। क्यूबिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, मोनोक्लोनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ठीक है, ये हुए सिस्टम। इसमें यूनिट सेल कैसे रहेगा? तो इसमें यूनिट सेल मैंने बताया 4 टाइप के रहते हैं। इसमें से अलग अलग देखो, क्यूबिक में सिर्फ 3 रहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप के रहते हैं, टेट्रागोनल में 2 टाइप के रहते हैं। तो इस तरीके से आप सारे क्रिस्टल के बारे में समझ सकते हो। बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान में रखना है? पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो भी क्रिस्टल हम स्टडी करते हैं उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो उसके क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है। उसका लैटिस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और लैटिस के पास 2 चीजें हैं, उसका लैटिस सेल कैसा रहेगा। लैटिस सेल 4 टाइप के रहते हैं और उसका सिस्टम, क्रिस्टल का सिस्टम 7 टाइप के रहता है। 7 अलग अलग क्लासीफाई करके टोटल 14। देखो ये टोटल ब्रेविस लैटिस कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये आपको याद ही करना है, इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं है। टेक्स्ट बुक में इसके आपको डायग्राम दिए हुए अलग अलग, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि इसमें क्यूबाइडल शेप रहता है, इसमें अलग शेप रहेगा, हेक्सागोनल में हेक्सागोनल शेप रहेगा। ठीक है,
बात क्लियर हुई? आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पर थ्योरी क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। या तो आपको डेफिनेशन आ सकते हैं, डायमेंशंस की डेफिनेशन आ सकती है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आ सकते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के हैं उसके नाम बताओ ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, या ये टेबल बनाने आ सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इतना नोट डाउन करो। उसके बाद एक डेरिवेशन है हमारा इस टॉपिक पर ही, वो डेराइव करते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पे हम बात करते हैं और फिर इसको देखते हैं। ठीक है, ओके तो यूनिट मतलब क्रिस्टल सिस्टम एंड क्रिस्टल लैटिस के बारे में अब हमें समझ गया है। एक छोटा सा डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं जिसमें यूनिट सेल की डेंसिटी मतलब कंपैरिजन क्या हो रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स मतलब मोलर मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ। मतलब मोलर मास को हम किसी भी सिस्टम के डेंसिटी या एज लेंथ से कैसे कंपेयर करते हैं। देखो यूनिट सेल तो मैंने बताया, यूनिट सेल में लेंथ भी बताया कि यूनिट सेल का एक लेंथ भी होता है और एंगल भी होते हैं। तो एंगल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं लेंथ की, कि वो लेंथ हम क्या निकाल सकते हैं, क्या हम उस लेंथ को निकाल सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तरीका है हमारे पास लेंथ निकालने का। सिस्टमेटिक वे से हम जाते हैं कैसे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूनिट सेल के बारे में, मतलब फॉर यूनिट सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में, फॉर यूनिट सेल। ध्यान रखो अभी मैं जो भी बात करूंगा मैं सिर्फ यूनिट सेल के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला यूनिट सेल का मास, मुझे यूनिट सेल का मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल तो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है ना यूनिट सेल मतलब, यूनिट सेल मतलब एक बॉक्स हुआ। इस बॉक्स का मास कैसे निकाले, इसका मास कितना होगा, क्या कोई तरीका है इसका मास निकालने के लिए? क्या कोई आपके पास मशीन है जो जिससे आप इसका मास निकाल सकते हो? तो इसका मास निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है हमारे पास, कोई मेजरिंग इक्विपमेंट नहीं है। तो हमें इसको एस्टिमेशन से निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा? एस्टिमेशन से। तो एस्टिमेशन से कैसे निकालेंगे? कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। अब हम पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात नहीं करते। सपोज इसके अंदर लेट अस कंसीडर कि इसमें n पार्टिकल्स हैं, इसमें इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं n। सपोज लेट यूनिट सेल कंटेन n पार्टिकल्स, कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं। रहते हैं ना कुछ, एक रहेगा, दो रहेगा, चार रहेगा। कल देखा था हमने 1 3 4 ऐसे रहते हैं ना, ठीक है, 1 2 4 इतने ही रहते हैं। तो लेट यूनिट सेल कंटेन n पार्टिकल, इसके अंदर n पार्टिकल है और एंड मास ऑफ ईच पार्टिकल bm, ठीक है, कि जो भी पार्टिकल है जैसे जितने भी होंगे n पार्टिकल्स है उसमें से एक पार्टिकल का मास m है। कितना है? m, स्मॉल m। क्या है? स्मॉल m। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? ये जो मैं सोच रहा था कि टोटल, तो देयरफॉर टोटल मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ यूनिट सेल सोचो कि यूनिट सेल में n पार्टिकल्स है, एक का मास m है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? जैसे कि एग्जांपल आपके बैग में नंबर ऑफ बुक्स पता है, नंबर ऑफ बुक्स n है, नंबर ऑफ बुक्स n है और एक बुक का मास m है। जैसे एग्जांपल आपके जितने बुक 10 बुक्स है आपके बैग में, आपके बैग में 10 बुक्स है और एक बुक का मास 10 ग्राम है। चलो एक बुक का मास 20 ग्राम है, तो आप कैसे मास निकालोगे? आपके पूरे बैग का मास कितना हो जाएगा? 10 × 20 करोगे, 10 × 20 200 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? या दूसरे तरीके से अगर हम बोले, तो अब इसको थोड़ा चॉकलेट की तरफ से समझाते हैं हम, कि आपके पास 10 चॉकलेट्स है, कितने n है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 10। एक चॉकलेट का मास 10 ग्राम है, एक चॉकलेट का मास 10 ग्राम है, तो 10 चॉकलेट का मास कितना होगा? 10 × 10 100, मतलब n × m किया। तो यहाँ पर भी हम मास कैसे निकालेंगे? टोटल मास m × n। समझ में आ रहा है? यहाँ पे m × n क्यों आया? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? m × n, m क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल, स्मॉल m मतलब मास ऑफ वन पार्टिकल, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। बात क्लियर है? अब एक और पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पर, लेट a बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल है इसका जो एज लेंथ है, हम देखो मैंने आपसे कहा था कि हम इस चैप्टर में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल की बात करने वाले हैं। तो एज लेंथ तो एक ही रहेगा, क्यूब में एक ही लेंथ होती है ना, सब साइड एक ही होती, इक्वल होती है, तो ए ले लिया, सारी साइड इक्वल। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? आपने 10th में पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, दैट इज ए क्यूब। होगा ए क्यूब? होगा या नहीं होगा?
वॉल्यूम विल बी AQ। अब चलते हैं हम डेंसिटी, क्योंकि हमारा रिलेशन है, हमें डेंसिटी की बात करना है। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास आया हमारा N × M डिवाइड बाय AQ, ये हुआ हमारा डेंसिटी। इसको हमने आपके बुक में इस तरीके से डिनोट किया है, रो की तरफ से डिनोट किया है, कि ऐसे डिनोट किया है आपके बुक में, या रो बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ डेंसिटी टर्म, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय दिस टर्म, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मतलब ये हुआ हमारा यूनिट सेल का, यहाँ तक हमने यूनिट सेल की बात की, इतना समझ में। ये हमारा पहला लिख लो इसको, फर्स्ट इक्वेशन 1, बात क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सब्सटेंस की। ये जो यूनिट सेल की हमने जो बात की, ये किसी सब्सटेंस का या क्रिस्टल का यूनिट सेल था, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही था, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही था ना। तो लेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस बी M। उस सब्सटेंस का हम लेटेस्ट कंसीडर करते हैं कि उसका मोलर मास कितना है, M है। तो बच्चों अगर उसका मोलर मास M है, अगर उसका मोलर मास M है, तो क्या हम उससे एक मोल से नंबर ऑफ एक पार्टिकल का मास निकाल सकते हैं? देखो कैसे निकालेंगे। मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, कि एक मोल का कितना मास होगा। एक मोल का मास कैसे आएगा बच्चों, एक मोल का मास कैसे आएगा, जैसे कि आपके बैग में 10 बैग का मुझे मास निकालना है, 10 बैग, तो एक बैग का मास इंटू 10 बैग का मास आएगा। अब देखो एक मोल का मुझे मास निकालना है, तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, आपको 11th याद करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर, डू यू रिमेंबर। तो इसमें होता है मास ऑफ 1 मोल, मतलब मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ Na पार्टिकल इक्वल्स टू मास ऑफ Na पार्टिकल्स, लिख सकता हूँ क्या, 1 मोल की जगह पे मैं Na पार्टिकल्स लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल पार्टिकल्स मतलब एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स। तो मास ऑफ Na पार्टिकल्स, अब मास ऑफ Na पार्टिकल कैसे आएंगे बच्चों, ये बताओ। मास ऑफ Na पार्टिकल, सपोज Na की वैल्यू 100 होती, मैंने बोला कि 100 बैग का मास बताओ, 100 बैग्स का मास निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, एक बैग का मास निकालोगे पहले, और एक बैग इंटू 100 कर लेते हो। यहाँ पर मुझे Na पार्टिकल का मास निकालना है, तो Na पार्टिकल का मास मतलब क्या होगा, Na इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल। कैसे आएगा, Na इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल। क्या बात समझ में आ रही है अभी यहाँ पर, ये 1 पार्टिकल कैसे आया, समझा क्या अभी। पहले क्या बताया, देखो मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब होता है Na पार्टिकल्स, 1 मोल मतलब होता है Na पार्टिकल। Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। बात क्लियर हुई यहाँ तक के, कोई डिफिकल्टी इसमें, ओके। तो अगर हमें Na पार्टिकल के मास निकालना है और मेरे पास एक पार्टिकल का मास है, एक पार्टिकल का मास मैंने स्मॉल m लिखा था, तो एक पार्टिकल का मास है, तो एक पार्टिकल इंटू एवोगैड्रो नंबर करूंगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे 100 बैग्स का मास निकालना होता, 100 बैग का मास निकालना होता, तो मैं एक बैग का मास निकालता और 100 इंटू एक बैग को मल्टीप्लाई करता तो 100 बैग का मास मिल जाता। वैसे ही यहाँ पर Na पार्टिकल्स का मुझे मास निकालना है, तो Na पार्टिकल के लिए मुझे एक पार्टिकल का मास निकालना पड़ेगा, जिसके साथ मैं Na को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा मोलर मास, देखो मोलर मास मैंने m से डिनोट किया है, तो m इज इक्वल्स टू बन जाएगा Na मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m हमने बोला मास ऑफ ईच पार्टिकल। क्या बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक के। ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। हमें इनका ही रिलेशन बनाना था। देखो रिलेशन किसका है, मोलर मास, तो मोलर मास आ गया यहाँ पर। एज लेंथ यहाँ पर है n है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो स्मॉल m की वैल्यू है, ये स्मॉल m की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा इस इक्वेशन से। मैं इसको इक्वेशन 2 नहीं लिखता, चलो मैं इससे क्या करूँगा, स्मॉल m की वैल्यू। देखो बच्चों ये जो स्मॉल m के साथ Na मल्टीप्लाई है, तो Na यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा m डिवाइड बाय Na। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरी इक्वेशन 2। क्या बात समझ में आ रही है। पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो मैं इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को इक्वेशन 2 की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, तो मैं इस m बाय Na को यहाँ पुट करूँ, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या होगा, देखो यहाँ पर ये m है दिख रहा है, इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। क्या होगा, रो
इज इक्वल टू एन, एम की जगह पे ये वैल्यू पुट करता हूँ m/na डिवाइड बाई ए क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो रो इज इक्वल टू एन m डिवाइड बाई na या ए क्यूब na करो, नहीं तो कन्फ्यूज होगा, ए क्यूब na। ये हुआ हमारा डेंसिटी, मोलर मास एंड एज लेंथ का फॉर्मूला। इसमें से देखो आपको क्या पता रहता है, n पता रहता है बच्चों। n कैसे पता रहता है, हमने अभी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखा था लास्ट लेक्चर में। तो सिंपल क्यूबिक सेल में एक ही पार्टिकल होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हम निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन से टाइप का यूनिट सेल है। सिंपल है कि बॉडी सेंटर, अगर बॉडी सेंटर है तो 2, फेस सेंटर है तो कितने आ जाते हैं 6 सेंटर, फेस सेंटर है तो 3 + 1 4, 3 + 4 कि 6 फेसेस होते हैं, 1/2 × 6 3, 3 + 1 4। और लास्ट वाला था बेस सेंटर, बेस सेंटर में 2 पार्टिकल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमें पार्टिकल्स पता रहेंगे, एन पता रहेगा। अब देखो Na भी हमारा कांस्टेंट है, तो Na भी हमें पता है बच्चों, Na भी हमें पता है। मोलर मास जैसे ही आप सब्सटेंस देंगे वहां पर मोलर मास आपको समझ ही जाएगा कि मोलर मास कौन सा सब्सटेंस है। तो मोलर मास भी आपको मतलब, अब देखो अब ये बाकी की चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, m, ए क्यूब और रो। एक्चुअली इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो ये है रो n m डिवाइड बाई ए क्यूब Na। सिर्फ Na हमारा पक्का गड़ी है, सिर्फ Na कांस्टेंट है। बाकी के टर्म अगर आपको कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में और कुछ भी निकालने बोल सकते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ कि ये टर्म्स क्या है। ये जो सिंबल है रो, दैट इज इट इज अ डेंसिटी। क्या है वो, डेंसिटी का सिंबल है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। किसकी बात करें, n कौन सा है वो, यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है। बड़ा M जो है, कैपिटल M, ये क्या है, मास ऑफ, नहीं सॉरी, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। A क्या है, एज लेंथ, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। बात क्लियर हुई, डेरिवेशन समझ में आया। समझ में आया तो फिर क्या करेंगे आप, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो आपको सबके साथ करना है। क्यों बोल रहा हूँ, आपके सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी हैं, आपके भाई बंधु, सबके साथ शेयर करो दोस्तों के साथ, क्योंकि अभिषेक सर आपके लिए 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे साइंस एंड मैथ्स के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो याद से आप उसको शेयर करेंगे। इसको नोट करते हैं एंड फिर एक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने देखा अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ। ठीक है, तो अब उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आता है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला है, गिवन लिखेंगे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखो बच्चों, फेस सेंटर्ड बोला है, FCC। सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ पर इट इज FCC। FCC मतलब फेस क्यूबिक क्रिस्टल। इसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं, फेस क्यूबिक क्रिस्टल फेस में 6 फेस में 1/2 × 6 3, और कॉर्नर्स में 180 एक ही पार्टिकल होता है, तो 4 पार्टिकल्स होते हैं इसमें। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पर, मतलब n की वैल्यू होगी हमारी 4। इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू होगी 4। बात समझो, गिवन लिख रहे हैं हम एक एक। इसके बाद फिर क्या बोला है, द यूनिट सेल एज दिया हुआ है, एज मतलब हमने लिखा था A से, एज दिया है 408 पिकोमीटर। अब देखो पिको का मतलब भी आपको कन्वर्शन भी आने चाहिए, तो क्या होगा पिको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। नैनो के बाद पिको आता है, नैनो मतलब 10⁻⁻9, ये होता है 10⁻12। तो ये होगा 408 10⁻12 मीटर। बात समझ में आ गई, समझी क्या ओके। देन यहाँ बोला है डेंसिटी ऑफ गोल्ड, फाइंड द डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी इज क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क है डेंसिटी। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज गिवन, तो m इज गिवन हियर, m इज गिवन, व्हाट इज m, 197 ग्राम पर मोल। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी। ठीक है, तो जब ग्राम में मास होता है तो मास का यूनिट हमारा ऐसा यूनिट ग्राम नहीं होता, केजी होता है। मास का हमारा ऐसा यूनिट होता है केजी, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ केजी में। 197 10⁻³ केजी, ये आपको कन्वर्शन आते हैं 10⁻³ केजी। अब चलते हैं हमारा फॉर्मूला, रो इक्वल्स टू क्या है बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला आया था ऊपर, क्या था, M, कैपिटल M स्मॉल n, नीचे एवोगैड्रो नंबर इनटू ए क्यूब। अब देखो मैंने एवोगैड्रो नंबर की यहाँ वैल्यू नहीं लिखी, चलो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बताओ तो मेरे को क्या रहता है, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है,
अब चलो m, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने जाएंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू देखो क्या है 197 10⁻³ kg में लिया है मैंने, kg में लिया है ना, kg पर लिया है। n की वैल्यू देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 4 × 4 डिवाइड बाय na इज 6.022 10⁻23। ये तो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स इसके कैंसिल हो गए। a क्यूब, तो a की वैल्यू देखो 408 × 10⁻12 का क्यूब। और मीटर था तो मीटर का भी क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है? क्यों लिख रहा हूँ मैं यूनिट, ताकि फाइनल यूनिट आप लिख सको बराबर तरीके से। अब देखो हमारे जो टर्म्स है उसको मैं सामने ले लेता हूँ। ये होगा 197 × 4 डिवाइड बाई ये 6.022 × 408 का क्यूब आएगा। 10 के पावर वाले मैं पीछे लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो ऊपर क्या है 10⁻³ और नीचे यहाँ पर क्या है 10⁻23 इंटू 10 का पावर यहाँ पर देखो कितना आएगा। यहाँ पर 10 का पावर क्यूब है तो इसको भी क्यूब गया, ये चला गया 408 क्यूब। 10 के पावर को भी क्यूब मिलने वाला था, और पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। एनी नंबर देखो 10 का पावर 2, इसका पावर 3 होता है, तो इसका क्या पावर होता है 10 2 × 3 मल्टीप्लाई होता है 10 पावर 6। तो यहाँ पर पावर 12 और 3 है, तो 12 3 = 36, 12 3 = 36 और पावर माइनस में तो -36। कुछ समझ में आ रहा है? और यूनिट देखो ये केजी है और ये मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब में हमारा आंसर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? सो दिस जो कैलकुलेशन है वो तो यू हैव टू डू फ्रॉम लॉग टेबल। ये जो कैलकुलेशन है ये आप लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे, इसको इतना पोर्शन तो लॉग टेबल से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो रिमेनिंग आंसर है 10 का पावर हम निकालने की कोशिश करते हैं। कितना आएगा 10 का पावर? ये -3 है। पहले देखो 23 और 36, इसमें से पहले 36 माइनस हो जाएगा, 23 माइनस हो जाएगा। 36 में से 23 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा बच्चों? 36 में से 36 बड़ा है, 36 में से 23 माइनस होगा, कितना होगा? यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 13, तो यहाँ पर नीचे आएगा, ऊपर 10⁻³ है, नीचे आएगा 10⁻13। ये ऊपर चले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा, वो प्लस हो गया 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या आएगा 197 × 4 डिवाइड बाई 6.022 × 408 × 408 × 408। तो ये आप लॉग टेबल से सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। व्हाट इज द आंसर इन द, मतलब फाइनल आंसर कितना है? 19.27 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर, दिस विल कम एज योर आंसर। समझ में आ गया? तो ये पोर्शन आप लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। स्टेप देखो, सबसे पहले आपने पहचाना है n पहचाना नहीं आया तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। n नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, n कैसे मिलेगा? हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में कितना रहता है? फिर से मैं एक बार याद दिलाता हूँ, सिंपल क्यूबिक सेल में कितने रहते हैं? 1 रहता है, क्योंकि 1/8 × 8 होता है। फिर ये आता है फेस सेंटर, इसमें रहते हैं 4। फिर बॉडी सेंटर में 1 + 1 2, और लास्ट वाला था एंड सेंटर, तो एंड सेंटर में भी 2 रहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया? कोई डिफिकल्टी? तो ये भी न्यूमेरिकल भी हो गया, टॉपिक भी समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकिंग का, तो वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम पूरा अलग से नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करते हैं। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो जाने से पहले बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पैकिंग पर ध्यान देंगे, ठीक है?